हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी हिंदी। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में क्लासेस में अपना जो फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट यूनिट है हिंदी भाषा उद्भव और भाषाएं, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ, इस वीडियो में मैं जो हिंदी भाषा उद्भव और भाषाएं हमारा जो यूनिट थी, फर्स्ट यूनिट थी, उसमें जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमारे रह गए थे, मैं उनके ऊपर वीडियोस लेके आई हूँ। आप प्लीज़ इन पॉइंट्स को राइट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। और वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको कहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। और जो भी आपके फ्रेंड्स DSSB की तैयारी कर रहे हैं, या HTET की तैयारी कर रहे हैं, CTET की तैयारी कर रहे हैं, या KVS की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के पास मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। मेरी वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। इन कंटेंट में से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस अपने एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिए मेरी सीरीज़ के साथ और अपनी एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको फिर याद दिलाना चाहूँगी कि आप लोग जितने भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जितने भी क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन के सेट उठा के जितने क्वेश्चन करेंगे, उतना ही आपका स्कोर बेटर होगा। आप खुद देखेंगे कि आपका डेली स्कोर काफ़ी बेटर होता जा रहा है। ये सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका होता है। जब भी हम कंपटीशन टेस्ट की तैयारी करते हैं तो हमें मोस्टली मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। उससे हमें हमारा कंसंट्रेशन भी बढ़ता है और बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जो हमारे क्वेश्चंस के साथ ही कवर अप हो जाते हैं। तो आप लोग प्लीज़ क्वेश्चंस की जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए। सॉरी फ्रेंड्स। तो अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम अब आज इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, फिर हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम अपनी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारी नेक्स्ट यूनिट है साहित्य की पद्धति और लेखन परंपरा, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से काल को किस किस साहित्यकार रचनाकार ने किस किस नाम से बांटा था। जो हमारा हिंदी साहित्य का पूरा संपूर्ण काल है, आदिकाल से लेके और आधुनिक काल तक, इसके बारे में डिटेल में आपको कराऊंगी मैं। और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम्स में, तो आप प्लीज़ जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी, जो नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो होगी, उसको भी ज़रूर देखिएगा। अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब अपभ्रंश भाषा से खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ तो प्रारंभ में इनका एक साथ प्रयोग किया जाता था, और जिसे हम अवहट भाषा कहते थे। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो हमारी अपभ्रंश भाषा और जो हमारी खड़ी बोली भाषा, जब ये दोनों भाषाएं आई थी तो इनके बीच की जो कड़ी थी उसको तो हम पुरानी हिंदी के नाम से जानते हैं। लेकिन जब अपभ्रंश भाषा को खड़ी बोली का विकास हुआ तो प्रारंभ में इनका एक साथ ही प्रयोग किया जाता था। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, आप को ये तो पता ही कि एकदम से तो ऐसा हुआ नहीं होगा कि अपभ्रंश भाषा का प्रयोग होना बंद हो गया हो और एकदम से खड़ी बोली हिंदी शुरू हो गई हो। तो इनका एकदम से तो कोई चीज़ ख़त्म नहीं होती और ना एकदम से कोई चीज़ शुरू होती है। हर चीज़ को ख़त्म होने में भी टाइम लगता है और हर चीज़ को स्टार्ट होने में भी टाइम लगता है। तो इनका जब एक साथ प्रयोग किया जाता था तो उस रूप को, भाषा के उस रूप को अवहट भाषा कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है, अवहट भाषा जो है वो अब्दुल रहमान, विद्यापति ज्योतिश्वर ठाकुर और दामोदर पंडित के ग्रंथों की काव्य भाषा के रूप में भी प्रयुक्त हुई। यानी ये जो हमारे काव्य पंडित थे, ये सब कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे? अवहट भाषा का। वही अवहट भाषा जो अपभ्रंश और खड़ी बोली का मिक्सचर एक तरह से हम कह सकते हैं, मिश्रित रूप एक तरह से कह सकते हैं। आगे देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस भाषा को प्राकृता भाष कहकर पुकारा है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस बहुत बनते हैं कि जैसे आपसे पूछ लिया जाता है कि जो हमारी अपभ्रंश भाषा है, यहाँ पे इस भाषा से मतलब है अपभ्रंश भाषा से। तो जो हमारी अपभ्रंश भाषा है उसको प्राकृता भाष किसने कहा, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश भाषा को अन्य किस नाम से पुकारा? तो आप इस पॉइंट पे प्लीज़ ध्यान दीजिए और इसको राइट डाउन कीजिए कि जो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने अपभ्रंश को प्राकृता भाष कहकर पुकारा है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, अपभ्रंश और अपभट्ट से प्रभावित प्राचीन हिंदी को हिंदी का आदिकाल या शिशुकाल कहा जाता है। ये मैं आपको पिछली क्लास में ही बता चुकी हूँ कि जो हमारा हिंदी का आदिकाल है या हिंदी का शिशुकाल है वो कौन सी भाषा को कहा जाता है? प्राचीन हिंदी, यानी हमारी पुरानी हिंदी। पुरानी हिंदी वही जो हमारी अपभ्रंश भाषा और खड़ी बोली हिंदी के बीच की जो कड़ी है, इन दोनों को जो जोड़ती है, उसको हम पुरानी हिंदी कहते हैं।
हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, विद्यापति ने इसे देसिल बनिया कहा है। इसे यानी अपभ्रंश भाषा को, जो हमारे विद्यापति है जिसको हम मैथिल कोकिल के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने इसे देसिल बनिया कहा है। वीर गाथाओं की रचना पहली बार अपभ्रंश में चारण कवियों ने शुरू की। जो वीर गाथाएं हैं उनकी सबसे पहली बार रचना वीर गाथाओं की रचना सबसे पहले चारण कवियों ने शुरू की थी, और जो उन्होंने ये रचनाएं की थी ये उन्होंने अपभ्रंश भाषा में ही की थी। अब फ्रेंड्स आपको मैं यहाँ ये बताना चाहूँगी कि जो चारण कवि होते हैं उन्हें वो चारण कवि किन्हें कहते हैं। जो चारण कवि होते हैं वो उन्हें कहा जाता है, जैसे जब पुराना समय था तो राजा महाराजा होते थे, उनके दरबार में कवि होते थे। हर राजा महाराजा के दरबार में कवि होते थे जो उन पर कविताएं लिखते थे, रचनाएं करते थे, जो भी वो कार्य करते थे उनको वो लिखते थे, उनकी प्रशंसा करते थे। तो ऐसे जो कवि होते थे जो सिर्फ अपनी राजा की प्रशंसा तक ही सीमित रहते थे, उनको चारण कवि कहा जाता था। इन चारण कवि मतलब वो सिर्फ अपने राजा महाराजा की सिर्फ प्रशंसा करते थे, उन्हें खुश रखने का काम करते थे अपनी काव्य कृतियों से। वो अपने काव्य में उनकी भरपूर बढ़कर बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति उनकी तारीफ़ें करते थे और उनकी प्रशंसा खूब किया करते थे, ताकि जो राजा महाराजा उनकी उन पर दया अच्छे से बनी रहे और वो उनके दरबार में हमेशा रहें। तो ऐसे जो कवि होते थे उनको चारण कवि बुलाया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अपभ्रंश में चरित काव्यों की रचना की प्रवृत्ति का विकास हुआ। चरित काव्य वही है जो चारण कवि अपने राजाओं की प्रशंसा करते थे, तो जो ऐसा काव्य होता था उसको चरित काव्य बुलाया जाता था। तो जो ये चरित काव्य था ये अपभ्रंश भाषा में ही लिखा गया था। आपका जैसे ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो चरित काव्य था उसकी भाषा कौन सी थी, तो उसकी भाषा अपभ्रंश भाषा थी। इस काल की महत्वपूर्ण रचना जो है वो है स्वयंभू का पयमचर्यु, जिसको हम पद्म चरित्र भी कह सकते हैं, इसी भाषा में लिखी गई है। जो हमारे स्वयंभू कवि हैं उनकी जो पद्मचर्यु है, पद्म चरित्र है, वो अपभ्रंश भाषा में ही लिखी गई है। हम ये जो कवि हैं हमारे स्वयंभू, इनके बारे में डिटेल में करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लासेस में। अपभ्रंश में सिद्धों और नाथों ने जो रचनाएं की थी उन्हें संध्या भाषा कहा गया है। जो हमारे सिद्ध और नाथ थे उनकी भाषा को संध्या भाषा बुलाया जाता है। जैसे कि देखो सिद्ध नाम से ही पता चलता है, सिद्ध संध्या। तो जो हमारे सिद्ध और नाथ थे उनकी जो भाषा थी वो अपभ्रंश भाषा का ही प्रयोग करते थे, परंतु उनके द्वारा जो भाषा प्रयुक्त की जाती थी उसको हम संध्या भाषा कहते थे। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, हिंदी भाषा का जो जन्म है वो यूरोपीय परिवार से हुआ है, जिसका अर्थ है भारत तथा यूरोप में बोली जाने वाली भाषाएं। जो यानी भारोपीय यानी यूरोपीय, जो भारत में और यूरोप में बोली जाती हैं। यह भाषा परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार है। जो हमारा यूरोपीय परिवार है ये सबसे बड़ा भाषा परिवार, और यही हमारे भारत में आया था और यही हमारे भारत में भाषाएं बोलियाँ लेके आया, जिससे हमारी हिंदी भी अस्तित्व में आई। हिंदी के बारे में जो डिटेल में कि हमारी हिंदी कैसे अस्तित्व में आई, ये आप जाके मेरी प्लेलिस्ट में जो मेरी पहले की वीडियोस हैं उनको देखिए, उनसे आपको वो अच्छे से सारा टॉपिक समझ में आ जाएगा। एंड फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को कोई भी टॉपिक समझ नहीं आता है या कहीं भी कुछ भी परेशानी होती है तो आप मेरे पास कमेंट कीजिए, मैं आपकी उस जो भी आपका क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर बताऊँगी। नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, जो हमारे ब्रान बेडके हैं उन्होंने जो भारोपीय परिवार को दो भागों में बांटा था। ये क्वेश्चन आ जाता है। जो उन्होंने जो भागों में बांटा था वे थे केतुब और शतम। जो केतुब है यह लैटिन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ है 100, और इसकी 6 शाखाएं हैं। जो हमारा शतम है यह संस्कृत भाषा का शब्द है और इसका अर्थ भी 100 ही है और इसकी 4 शाखाएं हैं। इसकी एक शाखा से ही भारतीय आर्य भाषाओं का जन्म हुआ है। जो हमारे शतम हैं, शतम की 4 शाखाओं में से एक शाखा जो है उसी से भारतीय आर्य भाषाओं का जन्म हुआ है। अब हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में पढ़ेंगे। ये अनुच्छेदों से रिलेटेड क्वेश्चन भी DSSS भी पूछ लेता है, ये KVS में भी आ जाते हैं। अब HTET आने वाला, हो सकता है HTET में भी ये क्वेश्चन देखने को मिले, तो आप प्लीज़ इस पॉइंट को बड़ी ध्यान से सुनिएगा और लिखिएगा। जो हमारे अनुच्छेद हैं हिंदी से संबंधित, सबसे
सबसे पहले है संविधान के भाग 17 में भाग 1 से भाग 4 तथा अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा हिंदी से संबंधित है। ये क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछ सकते हैं कि संविधान के कौन से भाग है जो हिंदी से संबंधित है, और अनुच्छेद पूछ सकते हैं। तो आप बड़े ध्यान से इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के इनकी प्रैक्टिस करके जाइएगा एग्ज़ाम में। इसमें आगे हम देखते हैं अनुच्छेद जो 343 है हमारा, उसमें स्वीकृत है कि हिंदी भारत की राजभाषा है और लिपि इसकी देवनागरी है तथा हम अंतर्राष्ट्रीय अंकों 1, 2, 3 का प्रयोग करेंगे। ये हमारे अनुच्छेद 343 में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको प्लीज़ अच्छे से आप ढंग से कीजिएगा, इस अनुच्छेद से काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 344। इसमें राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन जून 1955 में किया गया। इसके अध्यक्ष थे BG खेर थे, जो इसके अध्यक्ष थे। जो हमारा राजभाषा आयोग था जो कि 1955 में आया था, इसके अध्यक्ष थे BG खेर। इसमें 19 सिफारिशें दी गई। इसका प्रतिवेदन जुलाई 1956 में हुआ। इसमें टोटल जो सदस्य थे वो 21 थे, जिसमें एक अध्यक्ष था और बाकी 20 सदस्य थे। इसमें 19 सिफारिशें दी गई। उसके बाद हम देखते हैं अगला हमारा अनुच्छेद है 343, 46 और 47 ख में पारिदेशिक भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 348 ग। इसमें उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय व राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत किए जाने वाले विधायकों की भाषा का उल्लेख है। नेक्स्ट हमारा अनुच्छेद 349 ग में हिंदी संबंधी अधिनियम है। जितने भी हमारे हिंदी से संबंधित अधिनियम है वो सभी इसी अनुच्छेद में है। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 350 घ। इसमें जनसाधारण की शिकायतों की भाषा, प्राथमिक स्तर तक मातृभाषा में शिक्षा देना तथा भाषी अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। जो हमारा ये 350 अनुच्छेद है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से कीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 351 घ। इसमें भारत सरकार द्वारा हिंदी के प्रचार प्रसार के दायित्वों, दिशा निर्देशों व कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। हिंदी व अंग्रेजी भाषा के संस्करणों में कोई विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होने पर अंग्रेजी का अनुवाद मान्य होगा। ये अनुच्छेद 348 भाग 17 के अनुसार। आप देखते हैं कि जब भी हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, जैसे आप DSSB का एग्ज़ाम में ले लीजिए, उसमें पहले से ही आपको इंस्ट्रक्शंस में दिया होता है कि हिंदी में अगर कोई भी त्रुटि है तो वो इंग्लिश में ही आप उसको जाके अंग्रेजी में देखिए, क्योंकि अंग्रेजी का अनुवाद ही मान्य किया जाएगा। तो ये चीज़ आप अपने एग्ज़ाम में भी ध्यान रखिएगा। अब ये यहाँ पॉइंट आ गया तो मैं आपको ये भी बता दूं कि आप जब एग्ज़ाम देने जाएं तो उसमें बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हिंदी में हमारी गलत लिखी होती हैं। तो आप प्लीज़ क्वेश्चंस को इंग्लिश में भी ज़रूर चेक कीजिएगा। कभी ऐसा होता है हिंदी में वो चीज़ अलग लिखी होती है और इंग्लिश में उसका अर्थ बिल्कुल अलग होता है। तो आप प्लीज़ जो भी क्वेश्चन करें, जिस क्वेश्चन पे आपको डाउट लगे, जिसकी लैंग्वेज पे आपको डाउट लगे हिंदी में, तो आप जाके उसकी इंग्लिश ज़रूर चेक कीजिएगा। फ्रेंड्स, आज हमारा ये टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है। आज हमने इसमें हिंदी, जो हमारा फर्स्ट यूनिट थी, हिंदी भाषा के उद्भव और उसके विकास के बारे में जो हमारी यूनिट थी, उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमने रीड किए हैं, जो हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रह गए थे। और अब जब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, उसमें हम अपनी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लेखन परंपरा के बारे में जानेंगे। उसमें हर एक कवि का, हर एक रचनाकार का अलग अलग जो भी उन्होंने काल विभाजन किया है सन के साथ, मैं आपको कराऊंगी। प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन DSSB भी पूछता है, KVS में भी पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। एंड जो मेरी पहले की वीडियोज़ हैं वो भी जाके आप प्लेलिस्ट में चेक कीजिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।